जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। इस वक्त जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मुझे बहुत फ़ख्र है कि आज मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और अल्लाह ताला ने ख़ास उनके ऊपर जो है अपनी शफ़क़त का इजहार इस तरह से किया होता है कि इतने खूबसूरत टैलेंट से उनको नवाजा होता है। एक बेहतरीन पोएट, एक बेहतरीन राइटर, एक बेहतरीन नावल निगार। पाकिस्तान टेलीविज़न को उन्होंने एक अरसा दिया है, एक एरा दिया है और बेशुमार जो है वो उन्होंने काम किए हैं, जिसके अंदर ड्रामा निगार उनके बेसिक काम में शामिल है और स्क्रिप्ट एडिटर हैं एक बेहतरीन, और उस पर उनको बेशुमार इनामात भी मिले हैं, काफ़ी सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया है। आज हम उनका थोड़ा सा उसी सफ़र को थोड़ा सा उनके फ्लैशबैक में जाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि ये सफ़र का आगाज़ बेसिकली किस तरह से हुआ और आज अपने एक्सपीरियंस के साथ वो यहाँ इस जो जगह पर खड़े हैं वो क्या समझते हैं कि आजकल के दौर में हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कहाँ पर है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री कहाँ पर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए चलो उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अरशद चाहल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक है। बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए हमारे शो में, और इट्स माय ऑनर अगेन कि आज मैं आपसे बैठकर बात करूं और वो सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चले कि जिस तरह से आपने आगाज़ लिया, जो मेहनत करी, जिस तरह से, जिस लगन से आप आज इस मकाम तक पहुँचे। सबसे पहले तो मैं ATV का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। शुक्रिया कि मैं अपने बारे में और अपनी तख्लीकात के बारे में कुछ बात कर सकूं। बिल्कुल सर, और बहुत हमें भी जानने की जो है ना बहुत वो एक्साइटमेंट है एक तरह से। असल में बात यह है कि तख्लीक एक ऐसा शोबा है जिससे आज खुद वाबस्ता नहीं हुआ जा सकता। अच्छा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि कोई आपके अंदर एक ऐसा जौहर कुदरती तौर पर मौजूद होता है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको उस तरफ ले जाता है। बस तराशने की ज़रूरत है। बस वो खुद ब खुद ही हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई इंसान उस पर तवज्जो नहीं दे सकता या तराश नहीं सकता, तो वो जौहर सामने नहीं आ पाता। सही बात। लेकिन अगर आप इसमें कुछ थोड़ा सा भी आप कोशिश करें तो आप अपनी तख्लीकी जौहर को जो है वो सामने ला सकते हैं। मेरा ताल्लुक वैसे तो दरिया जेहलम के किनारे एक गाँव से है। अच्छा। और इब्तदाई तालीम भी मैंने वहीं से हासिल की थी। हमारे घर में सिर्फ एक किताब हुआ करती थी। अच्छा, मतलब घर में किसी को पढ़ने का शौक था? नहीं, हमारा कोई जिससे कहते हैं ना कि ज़मींदार और किसान घराना था, उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का और इन चीज़ों का शौक नहीं था। अच्छा अच्छा। मेरे दादाजी के पास एक किताब होती थी, सैफ अल मलूक। अच्छा। वो बड़े शौक से पढ़ा करते थे, और जब वो ज़्यादा बूढ़े हो गए और उनकी नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई, तो वो फिर मुझे बुला लिया करते थे। अच्छा। कि बेटा ये पढ़ के सुनाओ। तो अब मुझे पंजाबी पढ़ना नहीं आती थी, वो बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि हमारा जो मीडियम था वो तो उर्दू था स्कूल में। तो मैं उन्हें पढ़ के कुछ सुनाया करता था। तो जहाँ अच्छा उन्हें सारे वो जुबानी कलाम याद था, तो जहाँ कहीं मैं रुकता था तो वो मेरी तस्हीह कर दिया करते थे। अच्छा, मतलब वो इतनी उन्होंने अच्छी पढ़ी हुई थी कि याद थी उन्हें, कि वो उसकी तस्हीह कर दिया करते थे। मैं ये समझता हूँ कि वही एक बुनियाद थी जहाँ से मुझे शायरी से एक दिलचस्पी पैदा हुई। सही। और फिर चूंकि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम जो था सैफ अल मलूक का, उसके अंदर खुद इतनी अट्रैक्शन थी उस कहानी में, उनके अशार में, कि वो मुझे शौक हो गया उसे पढ़ने का। बस वहीं से एक जिससे कहते हैं ना कि ये सिलसिला शुरू हो गया और फिर चलता रहा और आज तक चलता रहा है माशाल्लाह। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बुनियादी तौर पे आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं, शायर, राइटर या नॉवेल निगार? असल में ये एक तवील सिलसिला है। आई थिंक ये अर्ली 80s की बात है। जब मैं लाहौर गया, मैंने लाहौर टेलीविजन से ज्वाइन किया था, तो वहाँ सबसे पहले मैंने शायरी ही शुरू की थी। अच्छा। वहाँ के अदबी हलकों में जाना शुरू किया और उर्दू शायरी से आगाज़ किया और गज़ल और नज़्म कहना शुरू की। लेकिन मुझे खुद इस बात पे बड़ी हैरत है कि जब मेरी पहली किताब शाया हुई तो वो पंजाबी में थी। अच्छा। ये दादा का इन्फ्लुएंस था। एग्जैक्टली। ये जो मैंने बात की है ना, उसका आप देखें लिंक कहाँ आके जुड़ता है कि ये बात है 88 या 89 की। हाँ। जब मेरा पहला नॉवेल शाया हुआ, चीड़ा निशान। सही। और
पंजाबी में लिखा था नावल मैंने, उसकी अशात के लिए मैं हमारे एक इंतहाई अच्छे दोस्त भी हैं, पब्लिशर भी हैं, आपके इस प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, जाकिर शाह साहब। अच्छा अच्छा। तो उनके पास में गया तो उन्होंने देखा तो कहने लगे कि आप पंजाबी नावल है ये तो, और इस्लामाबाद में ये तो बड़ा मुश्किल होगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप शाया कर दीजिए, देखेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उस किताब ने बहुत ही, जिससे कहते हैं ना कि मेरे लिए एक तो ये था कि उस किताब के आते ही मेरा एक तारुफ हो गया तमाम लोगों में, राइटर्स में। बल्कि उस पर मुझे अभी तक याद है कि मुस्तनसर हुसैन तारा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, कहने लगे कि तुमने पंजाबी में नावल दे के बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली है। हाँ, अच्छा। मुमकिन है उर्दू का जो था वो एक्सपोजर ज्यादा था, राइट, तो मुमकिन है अगर तुम उर्दू में कोई किताब लेके आते तो फौरी तौर पे तुम्हारा इतनी रिकॉग्निशन न हो सकती। सही, वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट जॉनरे के साथ अगर आप आए तो जाहिर है वो ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। अब देखिए कि वो पहला नॉवेल था मेरा, चीरन दी छां, और वो मैंने मियां मोहम्मद बख्श साहब के ही नाम किया। वाह, क्योंकि एक इतनी वो थी, इब्तदा से ही उनके साथ ताल्लुक था। लेकिन उस नॉवेल ने मुझे बहुत पे किया। सबसे पहले तो उस पे मुझे खदरपोश अवार्ड मिला लाहौर से। सही। फिर उसके बाद मुझे वारिस शाह कौमी अवार्ड। ये वारिस शाह क्या अवार्ड है? ये एकेडमी ऑफ लेटर्स का एक अवार्ड है, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर को देते हैं वो। और उस जमाने में सदर फारूक अहमद खान लुगारी थे, अच्छा, जिनके हाथों मैंने वो लिया था अवार्ड। फिर उसके बाद इस किताब की बरकत ये देखिए कि उसी किताब के ऊपर मेरा पहला ड्रामा सीरियल आया। अच्छा, इसी नाम से। सही। और उस पहले ही ड्रामा सीरियल पे मुझे पीटीवी अवार्ड भी जो है वो मिल गया। क्या बात। तो गोया ये पहली किताब ऐसी थी कि जिसने बेसिकली आपका रिकॉग्निशन इस किताब ने आपका बनाया। ओके। तो इससे ही मेरा रिकॉग्निशन हुआ और इसी ने फिर मुझे हौसला अफजाई की। अच्छा, ये भी होता है कि आप अगर आपकी पहली किताब या आपकी पहली तख्लीक जो है वो अगर आपकी हौसला अफजाई का बायस ना बने तो आप कहीं रुक जाते हैं या मोटिवेशन आपकी कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसने फिर जिसे कहते हैं ना कि वो उस समंदर में डाल दिया कि अब आप चलते रहो। सही बात है, अब आप खुद ही वो लहरों के साथ आपको तरीका आ जाएगा डील करना। सही। अच्छा, माशाल्लाह से अवार्ड्स बेशुमार आपको मिले और किताबें भी आपने बेशुमार लिखी हैं, तो उनके बारे में भी ज़रा बताइएगा, किस तरह के आपके टॉपिक्स होते थे? और शायरी की ज़्यादा हैं, नॉवल निगारी की ज़्यादा हैं? असल में मैंने 3 जुबानों में लिखा है। सही, उर्दू, पंजाबी और पोठोहारी। पोठोहारी जुबान में भी पहला नॉवेल, एवर फर्स्ट नॉवेल मैंने लिखा है। उससे पहले पोठोहारी जुबान में नॉवेल नहीं था। सही। पोइट्री और बाकी असनाफ तो थी, लेकिन नॉवेल मैंने पहली दफा लिखा। और मेरी किताबों का सिलसिला यह था कि सबसे पहले तो चीरन दी छां शाया हुई। सही। उसके बाद फिर एक पंजाबी पोइट्री की किताब मेरी शाया हुई। अच्छा अच्छा। सुक्के सिने कख। ओके। और ये वो किताब थी कि जिसमें तकरीबन पंजाबी जुबान की तमाम असनाफ में शायरी की गई थी। लोक भी थी, उसमें लोक असनाफ भी थी, और जो मुरवजा गजल नज़्म और बाकी भी वो भी थी। बिल्कुल। लेकिन उसमें सब बोलियां, ढोले, माये, टप, एवरीथिंग वाज उसके अंदर मौजूद थी। मतलब फुल ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन भी थी उसके अंदर सारी। ग्रेट। तो उसको काफी पसंद किया गया। फिर दूसरी किताब भी मुझे मैंने पोइट्री की दी, और वो भी पंजाबी में ही। अच्छा। उसका नाम था वराग। वराग पर मुझे खदरपोश अवार्ड दिया गया। अच्छा। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज था, चूंकि नॉवेल पे यानी प्रोज पे मैं ऑलरेडी अवार्ड्स ले चुका था। सही सही। अब दूसरा मरहला था पोइट्री का। बिल्कुल। तो पोइट्री में भी मुझे वराग पे खदरपोश अवार्ड मिल गया लाहौर से। और हैरत की बात यह है कि उसमें, अब मैं वो नाम तो नहीं लेना चाहता, मेरे लिए वो बड़े मोहतरम और नाम हैं, यानी उन बड़े बड़े नामों की बुक्स भी उस कंपटीशन में शामिल थी। अच्छा, जिनको हम पढ़ के जिसे कहते हैं ना कि आगे बढ़े। तो मैंने खैर उनको ये तो नहीं मैं कह सकता कि मेरी पोइट्री उनसे ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि वो बड़े नाम हैं। और तो खास था ना, बहरहाल कोई ऐसी बात थी जिसपे और बल्कि सलीम काशिर साहब से मेरी वहाँ पे जब मुलाकात हुई
तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार देखो, तुम्हें तो मैं नहीं जानता था, पहली दफ़ा मैंने तुम्हारी किताब देखी है और यहाँ पे तो हमारे बड़े बड़े नाम थे जिनकी बुक्स आप शामिल, क्योंकि वो शायद ज्यूरी में शामिल थे। तो कहने लगे लेकिन आपकी किताब में जो नई बात मुझे नजर आई वो ये थी कि तुम नए मज़ामीन लेके आए हो, बस उसकी वजह से, जिससे कहते हैं ना। फिर उसके बाद ये 3 बुक्स मेरी पंजाबी में आ गई चुकी थी। फिर उसके बाद मैं टेलीविजन में, मेरे बॉस भी और मेरे कुलीग थे अबैदुल्ला बेग साहब। अच्छा जी। उन्होंने कहा नहीं, तुमने आप पंजाबी में बहुत लिख लिया, अब तुम्हें उर्दू में लिखना चाहिए। सही। और उर्दू का इस तरह हुआ कि अबैदुल्ला बेग साहब एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जा रहे थे चोलिस्तान। मुझसे उन्होंने कहा कि आप मेरी डॉक्यूमेंट्रीज के स्क्रिप्ट्स आप लिखेंगे। अच्छा। और उसके लिए जरूरी है कि आप भी हमारे साथ डेजर्ट में चलो। ओके। हम भी चले गए उनके साथ। अबैदुल्ला बेग साहब माशाल्लाह जाहिर है यकताए रोजगार थे अपने शोबे में, और एक जिस तरह होता है ना, एक चलती फिरती लाइब्रेरी आपके साथ थी। सही। मैं तकरीबन डेजर्ट में कोई 22 से 25 दिन उनके साथ रहा। ठीक है। और बहुत कुछ उनसे सीखा। एक तो डेजर्ट खुद बहुत कुछ सिखा रहा था वाकई, और चूंकि मैंने जिंदगी में डेजर्ट इससे पहले इस तरह नहीं देखा था और ना कभी रहने का मौका मिला था। सही। तो बेग साहब की का साथ और फिर डेजर्ट, बिल्कुल। मैं जब वापस आया तो फिर मैंने अपना उर्दू नावल, पहला उर्दू नावल लिखना शुरू किया, धुंधले कोस। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी अब तक की जो बुक्स थी या जो मेरा काम था उसमें ये एक बड़ा काम था, क्योंकि 550 सफ़े का नावल था। और उसमें डेजर्ट के साथ साथ ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान और उसका कल्चर और उसके मसाइल और उसकी, और ख़ास तौर पे जो डेजर्ट के लोगों के मसाइल और वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। तो उस नावल पे, जिससे कहते हैं ना, मुझे मेरी बहुत पजीर आई हुई। अच्छा, अगर एक चीज़ मैं आपसे पूछूं कि ज़ाहिर है आपने मुख्तलिफ ज़बानों में, 3 ज़बानों के अंदर आपने अपना काम शाया करवाया, लेकिन किसी एक मखसूस ज़बान के ऊपर आप क्यों नहीं डटे रहे? चाहे तो पंजाबी होती, चाहे उर्दू होती या पोठोहारी होती, आपने ये 3 मुख्तलिफ ज़बानों को साथ लेकर आप क्यों चले? हाँ, उसकी वजह यह है कि आपको एक डिफरेंट शेड्स मिलते हैं जुबानों के हवाले से। अच्छा। जब आप पंजाबी में शायरी करते हैं तो आपको पंजाब का कल्चर, पंजाब की सब बातें जो है सही, वो आपको वहां से मिलती हैं। अब मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूं जरूर, पंजाबी का, के हालते में कंधा लिप के हाथ भी नहीं सण धोते, काले बदल डैना वांगू सिर ते आण खलोते। अब ये जो कल्चर है और ये जो मसाइल हैं, ये खालिसतन पंजाब और पंजाब के देहाती कच्चे घरों के मसाइल हैं। अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपको जब आप उर्दू में आते हैं तो उस पे फारसी और अरबी के असरात हैं, और जाहिर है वो एक इक्तसाब भी है उसके अंदर, और फिर उसमें लखनऊ और दिल्ली भी का भी एक असर आपको नजर आता है। उसमें आप ये चीजें आपको नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मुझे ये फायदा हुआ कि जब मैंने पंजाबी में शायरी की, पंजाबी में जब मैंने नॉवेल लिखे या ड्रामे लिखे, तो मैंने पंजाब का वो जो कल्चर, चूंकि मेरा बचपन पंजाब में गुजरा था और ज़्यादा आपके अंदर से निकली होगी वो बातें, उसके लिए वही जुबान चाहिए थी। हाँ। अगर आप उर्दू में उस कल्चर को लेके आते तो वो एक, जिसे कहते हैं कि वो बात नहीं बननी थी। लेकिन जो मेरी ज़ाहिर क्रिएशंस थी या वो आगे चल के जो मुझे काम करना था, वो नेशनल, हमारी जो कौमी जुबान है, ज़ाहिर है ये एक इंतहाई खूबसूरत और नस्तालीक ज़ुबान है। उर्दू ज़ुबान जो है, मैं ये समझता हूँ कि अदब के लिए कमाल की ज़ुबान है। जी बिल्कुल। उर्दू ज़ुबान से बेहतर कोई ज़ुबान मैंने नहीं देखी कि जिसमें आप एक तहजीब याफ्ता और एक तरक्की याफ्ता अंदाज में बात कर सकें या अदब तहरीर कर सकें। दैट्स वाई कि फिर मेरा जो दूसरा नॉवेल था वो भी उर्दू ज़ुबान में आया, और वो आप ये देखें कि एंटायरली डिफरेंट माहौल था उसका। सही। धुंधले कोस में डेजर्ट था,
और इसमें बर्फानी इलाके थे। ये नॉवेल एक ऐसी वैली पे था जहाँ से दरख्त कट जाने के बायस एक सैलाब आ गया था और बहुत सारे गांव उसमें बह गए थे। अच्छा। तो ये उस एनवायरनमेंट और उस इलाके यानी उस बर्फानी इलाके के माहौल पे था। वो कल्चर और था, ये कल्चर और था, और दोनों मैंने चूंकि इलाकों में जाके और देखा था और स्टडी किया था, तो उस हवाले से ब्याड़ गली उसका नाम है दूसरे नॉवेल का। अच्छा। तो ब्याड़ गली एक डिफरेंट नॉवेल है, और ब्याड़ गली का एक एजाज जो मुझे हासिल हुआ वो ये था कि ब्याड़ गली को IUCN ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अक़वाम मुत्तहिदा में भेजा था कंपटीशन के लिए। अब उसमें तकरीबन 102 मुल्कों से बुक्स आई हुई थी एनवायरनमेंट पे। सही। तो शहजादी नूर उसका प्राइज देती थी, मेरे नॉवेल को तो प्राइज नहीं मिला उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी नुमाइंदगी भी जिसे कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा एजाज था मेरे लिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें शायद हॉलैंड के किसी राइटर को अवार्ड दिया गया था, लेकिन मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी कि वाली बात है ना कि शामिल करना भी, शामिल करना, या आप देखिए आपकी किताब को उन लोगों की किताबों के साथ ब्रैकेट करना भी एक बहुत बड़ी बात थी। वही आपकी मेहनत वही वसूल हो जाती है। आप समझते हैं कि बस बेसिकली तो अवार्ड यहाँ से हासिल हो गया। एग्जैक्टली। अब देखें कि जब आप अपना सफर कर रहे हैं, एक पंजाबी राइटिंग से शुरू कर रहे हैं, गांव से शुरू होके, और आपकी जो आपका नॉवेल है वो इंटरनेशनल लेवल पे, बस इससे बड़ी पजीराई और क्या हो सकती है। चला जाता है। तो ये और इसके बीच में हुआ ये कि मैंने फिर जो ड्रामा लिखे हैं वो उर्दू में भी लिखे हैं, पंजाबी में भी लिखे हैं, और पोठोहारी में भी लिखे हैं। अच्छा, मुझे पोठोहारी नहीं आती थी। अच्छा, फिर भी आपने उसके ऊपर काम करा। पोठोहारी मुझे नहीं आती थी, तो हुआ ये कि एक बार मेरा एक प्रोड्यूसर है, उसने कहा कि भाई यहाँ पे जो इस्लामाबाद जो सेंटर है ये तो पोठोहारी जुबान के लिए रखा गया है। पंजाबी जुबान के ड्रामे जो है वो लाहौर से होंगे और यहाँ से तो पोठोहारी के होंगे। तो हमें आप पोठोहारी में लिख के दें। तो मैंने कहा मैं तो पोठोहारी नहीं लिख सकता, मुझे तो नहीं आती पोठोहारी। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो लिखना है, फिर उसी में लिखना पड़ेगा। आप लिखें उसमें। मैंने रेडियो के 1-2 प्लेस, हमारी एक आर्टिस्ट थी शहनाज, उनसे मैंने कहा आप मुझे 1-2 रेडियो के प्लेस ला के दें। राइट। उन्होंने 1-2 मुझे प्लेस ला के दिए और उनको मैं सुनता रहा। तो चूंकि मेरी मदर जो है वो बोलती थी किसी हद तक पोठोहारी, तो जाहिर है वो मेरे जहन में थी। अच्छा, हाँ। पूरी कॉल हो गई मुझे। अच्छा। और फिर मैंने सबसे पहला पोठोहारी ड्रामा सीरियल जो था पलियार, वो मैंने लिखा। अच्छा, जब मैं लिख रहा था जिन दिनों, तो मैंने अख्तर इमाम रिजवी मरहूम को फ़ोन किया। मैंने कहा अख्तर साहब मुझे कोई नॉवेल या कुछ इस तरह की कोई बुक चाहिए कि जिससे मैं उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसका वो मैं देखूं। ठीक है। कि कैसे इसको लिखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पोठोहारी में, चूंकि वो पोठोहारी का बहुत बड़ा नाम थे। राइट। तो उन्होंने कहा पोठोहारी में हमारे कोई वो नहीं है, नॉवेल तो नहीं लिखा गया। अच्छा। अलबत्ता यह है कि कोई शायद शायरी और वो इस तरह की बुक्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगी। सही सही। अच्छा, मैंने जब वो ड्रामा मुकम्मल किया, तकरीबन वो 13 एपिसोड का वो ड्रामा था। हाँ। जब मैंने मुकम्मल किया तो मेरा हाथ इतना बैठ चुका था पोठोहारी पे कि वो आप परफेक्शन की तरफ आपके आ गया। मैंने उस पे एक नॉवेल भी लिख दिया। और वो एवर फर्स्ट नॉवेल है पोठोहारी जुबान का। सही कि अभी तक ऐसा नॉवेल नहीं आया था। नहीं, पोठोहारी जुबान में नहीं, पोठोहारी जुबान में अभी तक नॉवेल लिखा ही नहीं गया था। तो दैट वाज एवर फर्स्ट नॉवेल। और मैं ये समझता हूँ कि एले पोठोहार ने उसकी जो पजीराई की और मेरी दस्तारबंदी की और जो मुझे इनामात दिए और जो उसका बहुत ज्यादा उन्होंने उसकी पजीराई हुई पोठोहार में। सही। अच्छा, उस पर एक डिबेट भी आई कि जी ये गैर पोठोहारी हैं जिन्होंने ये पोठोहारी में लिखा है। अच्छा, ये भी होता है? ये भी होता है। अरे अल्लाह। मतलब आपके शौक का मोल मैं समझती हूँ कोई नहीं हो सकता। नहीं, वो होता है हर जुबान में, हर इलाके में कुछ चीजें होती हैं। कुछ लोगों ने फिर एतराज भी किया, नहीं जी चूंकि वो तो उनका ताल्लुक तो पोठोहार से नहीं है। तो फिर वो कैसे लिख सकते हैं? तो वो हमें कैसे समझ सकते हैं? मैंने तो उनसे सिर्फ ये उन्हें एक बात कही थी। मैंने कहा देखिए, अहमद नदीम कासमी एक सरगोदा के गांव अंगा के रहने वाले थे और उनकी जुबान जो है वो शाहपुरी थी। ठीक है। लेकिन उर्दू अदब में जो उन्होंने नाम कमाया है, वाकई, तो इसका मतलब यह है कि आप इसलिए उनको कंसिडर ना करें
कि चूंकि वो उनका ताल्लुक तो एक पंजाबी गांव से था, तो वो उर्दू कैसे लिख सकते हैं। तो गोया जुबान जो है वो किसी की अजारादारी नहीं होती किसी जुबान पर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई शख्स हमारी जुबान में लिखता है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। Exactly, वो काबिल फख्र है कि वो आपकी इतनी ज़बान कि हमारी ही जुबान की तरवीज हो रही है। राइट, बिल्कुल। तो ये तो वाकई आपका बड़ा खूबसूरत सा सफ़र है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि अगर मुझे लगता है एक शो भी हमें कम पड़ जाएगा इस तरह की, अगर हम बातें चलते रहे तो एक से बात निकल कर आएगी। लेकिन जहाँ आपने ड्रामों की बात करी है तो एक ज़रूर आपसे राय भी लेना चाहूँगी, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके हवाले से। आपके ज़माने में बेशुमार ड्रामे आए, ऐसे ड्रामे आपने खुद लिखे और भी लोग लिखते थे कि आज भी, और मेरे ख्याल से जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, ड्रामा इंडस्ट्री, तब तक वो ड्रामे, उनकी स्क्रिप्ट्स याद रहेंगी हमें। आजकल के दौर में जिस तरह के ड्रामे लिखे जाते हैं या बनते हैं, आप क्या समझते हैं वो उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं, या क्या फ्लॉज हैं जो इन्हें ख़त्म अगर कर लें तो हम उस मुकाबले पे आ सकते हैं जिस तरह के पहले ड्रामे बना करते थे? असल में पीटीवी ने इब्तिदा में ही एक बड़ी रिवायत कायम कर दी थी ड्रामे के हवाले से, और ख़ास तौर पे 70s 80s बल्कि 90s तक जो है वो एक गोल्डन इरा था पीटीवी का, जिसमें ऐसे ऐसे ड्रामे आए हैं कि जो एक तारीख साज ड्रामे थे। बिल्कुल। अब अगर आप उनका नाम लेना शुरू करें तो वो हजारों की तादाद में है। सही। ड्रामे का ट्रेंड चेंज होता है उस वक्त जब प्राइवेट चैनल्स इस दौड़ में शामिल होते हैं। अब प्राइवेट चैनल्स ने बाज़ अच्छे ड्रामे भी दिए हैं, ये बात नहीं है कि उन्होंने अच्छे ड्रामे नहीं दिए, लेकिन प्राइवेट चैनल्स ने जब देखा कि पीटीवी जिन मौज़ूआत पर बड़े ड्रामे दे चुका है, उन्होंने उनको टच करने के बजाय वो मौज़ूआत लेना शुरू किए जो पीटीवी पर बैन थे। ओके। यानी जो आप यूं समझें कि ये जो तावीज़ गंडे, ये नाजायज मुआशके और ये बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जो पीटीवी के सेंसर बोर्ड पे पूरी नहीं उतरती थी, और पीटीवी हमेशा इनको बहुत हद तक ठीक भी था। अच्छा, अब जाहिर है उन्होंने स्पेस हासिल करने के लिए, अपने रेटिंग कायम करने के लिए उन्होंने वो तमाम मौज़ूआत उठा लिए जो पीटीवी ने अभी तक शजर ममनुआ रखे हुए थे। अच्छा, उसकी वजह से शायद उन्हें कुछ रेटिंग मिल गई हो या कुछ उन्होंने पैसा भी कमा लिया हो, लेकिन वो जो एक पीटीवी ने जो कायम की थी एक रिवायत, जो हमारी सकाफती अक़दार की ज़ामिन थी, वो टूट गई। और अब जिसे कहते हैं ना कि अब जब हम देखें ड्रामा किसी भी मुल्क का, अब आप तुर्की के ड्रामे देख रहे हैं तो उसमें वो अपने कल्चर को, अपने वो बासफोरस को और अपने कितना वो चीज़ों को है, वो अपनी ब्यूटी को दिखाते हैं, अपने कल्चर को दिखाते हैं, अपने लोगों को दिखाते हैं। अब हमारे अगर कोई जो मौजूदा ड्रामे हैं वो देखिए तो पता चलेगा जी कि सास बहू के पे तावीज़ कर रही है, और बहू जो है वो फलां है, और शौहर जो है वो कहीं अपनी साली के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। यानी ये जो अजीबोगरीब चीजें हैं ना, इनसे जैसे कहते हैं सस्ती शोहरत हासिल करना जो है, उससे हमारी उस कल्चर को, जो हमारी इक़दार थी ना, उनको बहुत यही चीज़ को थोड़ा सा लेकर मैं आगे चलूंगी। कुछ अरसे पहले हमारे नेबरिंग कंट्री के भी कुछ ड्रामे चलते थे, तो लोगों का बड़ा एतराज़ इस बात पे था कि हाँ जी, किस तरह का कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, इनके ड्रामे देख देख कर लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर रहे हैं, और इस तरह की ये क्या ड्रामों में तहजीब दिखा रहे हैं, ये हमारी तहजीब नहीं है। अब अगर आप देखें तो हमारे ड्रामों में भी वही सारी चीज़ें जो हैं सामने नज़र आ रही हैं, जिस तरह की अभी आपने बात करी। लेकिन एक और चीज़ है, जिस तरह से अभी तुर्की ड्रामों पे हम बात कर रहे हैं, ये ज़ाहिर है हमारी दोस्तों के हवाले से, अगर नेबरिंग कंट्री हो गई उसके हम ड्रामे भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सही है क्या, वो उनके ड्रामे दिखाना और हमारे ड्रामों के कंपैरिजन में? क्योंकि ज़ाहिर है हमने दूसरे मुल्क के अगर ड्रामे बंद किए तो वो भी कोई वजह थी। तुर्की ड्रामे अगर हम चला रहे हैं और हमारे ड्रामे अब कम देखे जाएं इस वजह से कि वो ज़्यादा उनकी तहजीब अच्छी है, तो आपको सही लगती है बात? देखें, तुर्की के ड्रामे दो तरह के हैं। एक तो उनके हिस्टोरिकल प्लेज हैं, सही, और वो उनके जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो तो हमें देखना चाहिए भी, क्योंकि हमारी ही एक नॉलेज में इजाफा होगा। एक इस्लामी निशत सानिया की एक हमारी तारीख है हमारी, और सल्तनत उस्मानिया का एक सिलसिला जो था वो पूरी दुनिया पे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तसल्लुत रहा है, उसको बयान करना और हमें अपने शानदार माजी को सामने लाना जो है वो तो एक अच्छी बात है।
और उस सिलसिले में देखिए मेरा सुल्तान था या अभी अर्तुगरुल चल रहा है, वो एक अच्छे ड्रामे हैं, वो तारीखी लिहाज से देखना। लेकिन उनका जो दूसरे प्लेस हैं वो एक तो उनका, अब आप देखें कि उनके जो लिबास हैं वो हमारे कल्चर से, हमारी सकाफत से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, क्योंकि वो सारा इस वक्त उनके ऊपर उनका लिबास और उनका कल्चर जो है वो मगरबी कल्चर में वो रंगे हुए हैं। बिल्कुल। वहां पे तुर्की का अपना कल्चर भी मौजूद है, लेकिन बेशक इस्लाम हो रहा है, लेकिन उनकी जो रिवायत लेकिन है, देखें कि उनके जो उनका लिबास जो है या उनके जो मामलात हैं वो ना तो उन असल तुर्की से ताल्लुक रखते हैं और ना असल इस्लामी शायर के साथ ताल्लुक रखते हैं। और उसमें देखें कि वो जो कहानी को लेके चलते हैं, मैंने उनके बहुत सारे ड्रामा सीरियल देखे हैं, वो पहले 10-15 एपिसोड्स में एस्टेब्लिश कर देते हैं कैरेक्टर्स को, सिचुएशन को, उसके बाद वो फुटबॉल मैच खेलना शुरू कर देते हैं। लिंगर ऑन हो रहा होता है, बस वो ड्रैग हो रहा है, सिचुएशन बनती है, गोल नहीं हुआ, सिचुएशन बनती है, गोल नहीं हुआ, ठीक है। वो फिर वो जिसे कहते हैं ना कि वो सारी इसी तरह जिसे कहते हैं ना वो मैच चलता रहता है। अच्छा, पता चलेगा कि अभी इसको ये पता चल जाएगा, लेकिन वो बात पहुंचते पहुंचते एंड में वो फिर वापस या तो एपिसोड खत्म। अच्छा, ये चलिए, ये किसी एक ड्रामे तक तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ। अच्छा देखें, जिस जो अभी आपने जिक्र किया था पड़ोसी मुल्क के ड्रामों का, और वो जो हम स्टार प्लस के वो ड्रामे देखते थे, उसमें भी ये होता था कि हजार एपिसोड, और दूसरा ये कि अननेचुरल एक्शन रिएक्शंस थे उसमें। एग्जैक्टली। आपने कुछ कह दिया है, आगे 20 बंदे खड़े हैं तो वो टक 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 हर एक के तासरात दिखाएंगे। बोलेगा कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ नजर आएगा। देखिए जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हाँ। देखिए आपने बात किया, मैं फौरन आपको जवाब दूंगा। एग्जैक्टली, रिएक्शन आपका फौरी आएगा, और जितने लोग मौजूद होंगे कोई ना कोई अपना रिएक्शन जरूर देगा। नहीं, आप देखें कि अगर एक शख्स है वो एक बड़े जलसे को खिताब कर रहा है, हाँ। तो एक जुमले के बाद आप पूरे जलसे के लोगों के आप तासरात देंगे। तो खैर, ये जो आपकी बात है ये बिल्कुल हकीकतन ठीक है कि इस तरह का वो सिलसिला होता था वहाँ उनके ड्रामों में कि आपको लिटरली हंसी भी आ सकती थी। हाँ, लेकिन अब कुछ ऐसा चीज हमने उनका भी थोड़ा बहुत कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग भी देख रहे होते हैं। बट द थिंग इज कि जो पहले के हमारे ड्रामे होते थे वो माशाल्लाह क्या ड्रामे थे, क्या उनकी स्क्रिप्ट्स, क्या डायलॉग्स होते थे, क्या तहजीब के साथ हर कैरेक्टर को दिखाया जाता था कि पूरी फैमिलीज बैठ के देखा करती थी। अब इस तरह के ड्रामे नहीं कि आप घर के बच्चों को भी अपने साथ बिठा के उन ड्रामों को दिखा सकें। वो क्या कल्चर अडॉप्ट करेंगे, वो क्या सीखेंगे कि ये हमारा कल्चर है, हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं। नहीं तो इसकी बुनियाद एक बड़ी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि पाकिस्तान की वो जनरेशन जो पीटीवी के साथ जिसने ग्रो किया है, राइट, उसके कल्चर में, और आज की जनरेशन जिसने बाकी चैनल्स के साथ ग्रो किया है, उसमें आपको एक बुनियादी फर्क नजर आएगा। बिल्कुल नुमाया फर्क है। आप क्या बात करें, किसी के बताने से नहीं फर्क पता चलेगा, वो आप देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। आप बात ये कि उस वक्त जिसे कहते हैं कि अच्छा, मैं चूंकि एज स्क्रिप्ट एडिटर एक तवील अरसे तक मैं आप तो थक जाते होंगे एडिट कर करके। नहीं, मेरा काम ये होता था, खैर ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन, तो वहां तो नहीं, मेरा काम ये था कि किसी भी स्क्रिप्ट को वेट करना और उसकी पॉलिसी को देखना। सही। वो हम खास तौर पे ये देखते थे, एक एक जुमले को देखते थे कि ये कहीं हमारी किसी इस्लामी अक़दार या हमारी सकाफती अक़दार के खिलाफ तो नहीं है। और फिर हम बैठ के हर प्ले के ऊपर ये बात किया करते थे कि ये ड्रामा क्या मैसेज डिलीवर करेगा हमारी सोसाइटी को। बिल्कुल, हम सीखेंगे क्या इससे, हमारे लोग इससे क्या सीखेंगे और हम इससे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। आज जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चैनल के पास स्क्रिप्ट एडिटर मौजूद हों जो ये बात देखते हों या राइटर को बुला के कहते हों कि भाई ये क्या लिख के ले आयो, ये तो हमारा कल्चर नहीं है, बिल्कुल सही, ये तो हमारे बच्चों को खराब कर देगा। बिल्कुल। बल्कि उनको ये कहा जाता है कि भाई ऐसा लाओ कि लोग जो है वो
पागल हो जाते और रेटिंग आए और हम इस तरह की मुख्तलिफ नेगेटिव चीजें दिखाएं और वही जो है हमें मशहूरी दे दे। अच्छा देखिए, तो ये तो इट्स अ वेरी सर वास्ट डिबेट कि हम तो अगर इस पे लग गए तो मेरे ख्याल से बात निकलती चली जाएगी। लेकिन आज आप हमें मिले हैं यहाँ पे, हमें मौका मिला है बहुत अच्छा कि आपसे हम कुछ सुने बगैर नहीं आपको जाने देंगे। तो आप क्या हमें सुना रहे हैं? इतना जो आपने बेशुमार जी, मैं आपको बिल्कुल आपको मैं सुनाता भी हूँ। मैं आप एक छोटा सा आपको हवाला देना चाहता हूँ कि आजकल मैं कश्मीर पे प्लेस लिख रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे एक प्रोड्यूसर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, इकबाल हुसैन भट्टी, वो कर रहे हैं। जी जी। और कश्मीर पे हमने कश्मीर कहानी के नाम से हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है माशाल्लाह, जिसके काफ़ी प्लेज ऑन एयर जा चुके हैं। और उसमें हम हर प्ले में एक लेते हैं कश्मीर के मसाइल को लेते हैं और वहाँ के दुख। और अब देखें, जो अभी आप बात कर रही थी ना, डेट्स वाई कि अब आप देखें कि आपके बड़े बड़े जो ड्रामा निगार थे, जो नाम थे, वो क्यों कॉर्नर हो गए हैं। शायद अब उनकी जरूरत ही नहीं रही। बिल्कुल, अब इस तरह का कंटेंट थोड़ी वो लिख सकते हैं या वो लिखना चाहेंगे। तो अब आपकी फरमाइश पे थैंक यू मैं कुछ। लेकिन उसी के साथ एक और सवाल मेरे जहन में आया है, आपका पसंदीदा आजकल का कौन सा ड्रामा है, वो भी जरा हमें बताइएगा ताकि हमें पता चले कि आप किसको उस लायक अभी तक समझ रहे हैं कि आजकल के दौर में भी थोड़ा बहुत मेंटेन किया हुआ है हमने अपना स्टैंडर्ड। अभी एक प्ले चला है पीटीवी से, वो टर्किश प्ले था। अच्छा। यूनुस एमरे के नाम से। ओके। वो ड्रामा जो था, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो वो ड्रामा था जिसमें हमारे सही मानों में इस्लामी कल्चर को डेवलप किया गया। और वो हर उसमें जो हमारे हदीस थी या जो हमारे अच्छे काम थे, उनको उसमें हाईलाइट किया जाता था। राइट। अब वो ड्रामा भी था और उसके अंदर से बहुत कुछ सीखने, और ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमारी नई जनरेशन को ये चीज़ें भी जो है वो सामने लाई जाएं कि देखो ये हमारा, ये इस्लामी कल्चर हमारा है, ये हमारा सकाफती कल्चर है, उसको भी लेके आना चाहिए। तो देखें, पीटीवी की जो सिलेक्शन थी पहले यूनुस एमरे के हवाले से और अब अर्तुगरुल के हवाले से। अब हालांकि पीटीवी भी चाहे तो रेटिंग में शामिल हो सकता है और वो ऐसे ड्रामे ला सकता है, लेकिन उसने जब भी इंतखाब किया है तो हमेशा बेहतर चीज़ों का, यानी आज भी उनके ज़हन में वही बात है कि हमारी नई नस्ल को, हमारे लोगों को जो है वो बेहतर चीज़ जो है वो सामने आनी चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या सुन रहे हैं जो आपसे? मेरी ये किताब है ज़र ख़ज़ां, ये इसी साल शाया हुई है माशाल्लाह। ये मेरी 7वीं किताब है। अच्छा जी। इससे पहले मेरी 6 किताबें शाया हो चुकी थी। चीड़ा दी छां, सुके सिने कख, वराग, धुंधले कोस और ब्याड़ गली और वो पोठोहारी नावल कोकण बेर। ओके, एंड दिस इज द 7th वन। ओके। अच्छा, अब इसकी बात ये देखिए कि मैंने उर्दू शायरी यानी गजल से ही शुरू किया था सिलसिला, और फिर मैं बाकी मामलात में चला गया, नॉवेल्स में, ड्रामों में, लेकिन ये मेरे दिल में हसरत बाकी थी कि उर्दू गजल की किताब एक आनी चाहिए। क्या बात है, और आपने उस हसरत को भी पूरा किया। उस हसरत को भी पूरा किया। सर क्या बात है आपकी। तो ये इस साल के शुरू में ये किताब मेरी आई है, और ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैंने उर्दू गजल में भी बिलाखिर अपनी किताब जो है वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उसी में से मैं आपको एक गजल पेश करता हूं। हम वो नहीं रहे, वो जमाना नहीं रहा। हम वो नहीं रहे, वो जमाना नहीं रहा। सब कुछ नया नया है, पुराना नहीं रहा। वाह वाह। कश्ती किनारे आ लगी, दरिया हुआ तमाम। क्या बात है। कश्ती किनारे आ लगी, दरिया हुआ तमाम। कश्ती में ठहरने का बहाना नहीं रहा। हाय हाय, क्या बात है। किरदार वाकयात में लैला नहीं रही, मजनू की आशिकी का फसाना नहीं रहा। वाह। कुछ तो परिंद भी बहुत चालाक हो गए, कुछ तो परिंद भी बहुत चालाक हो गए। सयाद का भी कुछ वो निशाना नहीं रहा। कुछ सूरतों में रंगे वफा की कमी हुई, कुछ सूरतों में रंगे वफा की कमी हुई। दिल का भी साफ आईना खाना नहीं रहा। मुद्दत के बाद आज वो आए जो ख्वाब में, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वाह वाह वाह। और इसका मक्ता है
शक्लें तो याद हैं मगर भूले हुए हैं नाम। वाह। शक्लें तो याद हैं मगर भूले हुए हैं नाम, अरशद वो हाफिजे का खजाना नहीं रहा। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। और आज वाकई बहुत अच्छा लगा है कि जिस तरह से आपने जो अपना जो सफ़र हमारे सामने रखा और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, और माशाल्लाह से आगे भी आप इसी तरीके से हमारे लिए लिखते रहें, क्योंकि अगर देखा जाए तो नौजवान नस्ल में जो किताब पढ़ने का और अदब का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन जिस तरह से आप लोग लिखते हैं उसमें शौक़ हमारा बिल्टअप होता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी। बिल्कुल जी।